चलिए भाई, देखिए पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में जो आपका चैप्टर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, केवल लिखा रहे हैं, ठीक ना? लिखा रहे हैं। अब इसमें ध्यान आपको क्या देना है, एक एक चीज जब तक अभी लड़के नहीं आते हैं तब तक एक एक चीज आप देख लीजिए, आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? देख लीजिए, अम्ल की बात होगी पहले। किसकी बात होगी? अम्ल की। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड मींस अम्ल होता है, क्लियर? अच्छा, इसमें क्या बताए थे हम? काफी चीज बता दिए थे, ध्यान से देखिए। पहला चीज बताया था कि जो अम्ल होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। ये बात हुई थी, ठीक? अगर हम दोनों को मिला के बता देते हैं कि एक इसकी डिफिनेशन तैयार हो जाएगी। ऐसे पदार्थ या वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक? अच्छा, ये अम्ल हो गया। अब अम्ल के अंतर्गत आते क्या क्या है? जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं इसको। H2SO4 हो गया, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसको क्या पढ़ते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 को क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देख लेंगे CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, मतलब ये क्या है? सिरका है, ठीक? अब ये सब अम्ल हो गए, है ना? अच्छा, आर्हेनियस आ गया। उसके बाद देखिए, ये पुराना परिभाषा था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल। एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम क्या है? आर्हेनियस। क्या है? आर्हेनियस। इनके अनुसार अम्ल की परिभाषा, आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं ना, या सीधा कहिए ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल, ठीक ना? अब वे पदार्थ जो जली विलयन में घुलेगा, जो जली विलयन में घुल जाएगा और घुलने के बाद क्या दे देगा? हाइड्रोजन आयन, क्या कहलाएगा? अम्ल, ठीक? बात क्लियर हो गया? ये सब के सब अम्ल हैं। उसके बाद आप ध्यान समझेंगे, आयनन के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक ना? आयनन के आधार पर अम्ल को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। किसके आधार पर बांटा गया तो बताइएगा कि आयनन के आधार पे अम्ल को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग आपका है प्रबल अम्ल, क्या है? प्रबल अम्ल। और दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल। अब जो प्रबल अम्ल बताए थे प्रबल अम्ल में कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाए, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं ना, और घुल करके क्या दे देते हैं? हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। यस, पॉजिटिव। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और पूर्ण रूप से वियोजित होने के बाद क्या दे देते हैं? हाइड्रोजन आयन, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। इस अम्ल के अंतर्गत आएगा क्या क्या? जैसे HCl हो गया, HCl आपका प्रबल अम्ल है। H2SO4 ये हो गया प्रबल अम्ल। उसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी आपका क्या हो गया भैया? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया। ये सब के सब क्या है? प्रबल अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये जब जल में घुलता है तो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है और पूर्ण रूप से वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन दे देता है, इसलिए ये प्रबल अम्ल हो गया, ठीक? अब दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो जली विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं ना, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब ये ऐसा अम्ल होगा जो जल में घुलेगा ही नहीं, अब घुलेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, तब वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। इस अम्ल के अंतर्गत क्या क्या आता है? ध्यान से देख लीजिए, CH3, क्या? CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड, सिरका हो गया। ये सिरका आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है, तभी तो इसको हम लोग आराम से खा लेते हैं।
दुर्बल अम्ल है, तभी तो इसको हम लोग आराम से खा लेते हैं। उसके बाद आपका एक हो गया HCOOH, इसको फार्मिक एसिड बोलते हैं। क्या? फार्मिक एसिड। ये फार्मिक एसिड भी आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ये भी आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है। CH3COOH यानी कि सिरका, HCOOH इसका मतलब होता है फार्मिक अम्ल या फार्मिक एसिड, और ये HCN का मतलब होता है हाइड्रोजन साइनाइड। ये सब के सब आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है ना? अच्छा, आप ध्यान से देख लीजिए सबका बात। पहले ध्यान से क्या देखना है, जब कभी चींटी हो गई या मधुमक्खी हो गया, जब आपको काटता है, जब काट लेता है तो जिस स्थान पे काटा है उस स्थान पे खुजली होने लगती है, जलन होने लगता है या फिर दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डंक में क्या पाया जाता है? चींटी के डंक में या फिर जितने भी विषैले चीज है काटते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फार्मिक। इसको अगर IUPAC के नाम से देखें तो मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या? मेथेनोइक एसिड। ये मेथेनोइक एसिड HCOOH जो है इसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं। IUPAC की दृष्टि से मेथेनोइक बोलते हैं। ये चींटी उटी के डंक में पाया जाता है, जिसके कारण वो काटता है तो फिर क्या होने लगता है? वहां खुजली या जलन होने लगता है। और इससे राहत पाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा लगा देते हैं उस स्थान पे। अगर जिस स्थान पे काटा है उस स्थान पे हम लोग खाने वाला सोडा लगा दें तो राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो एक क्षार है और ये अम्ल है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लेता है, जैसे अब यहाँ काटा तो ये अम्ल हो गया, और जब हम अलग से क्षार लगा दिए तो क्षार अम्ल से अब क्रिया करके उसको क्या करेगा? गिरा देगा। कहने का मतलब उदासीन कर देगा। जब उदासीन कर देगा तो राहत मिल जाएगी उससे। अब देख लीजिए, ये हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन साइनाइड। और ये सिरका हो गया। सिरका भी क्या है? सिरका भी आपका दुर्बल अम्ल है, इसे हम आसानी से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, अब क्लियर हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब हम लोग बात करेंगे अम्ल के भौतिक गुण पे। किस पे? अम्ल के भौतिक गुण पे। ये सारा चीज हो गया था, आप फिर से रिवाइज कर रहे हैं, हम जान लीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अम्ल के भौतिक गुण पे बात करेंगे। भौतिक गुण। अब अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला चीज तो ये समझेंगे कि जो अम्ल होता है वो स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? ये सब भौतिक गुण है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर? दूसरा बता दीजिए कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है भैया? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्लियर? अच्छा, तीसरा पॉइंट समझ लीजिए कि कुछ अम्ल, देखिए कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जल में विलय होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से विलय नहीं होते। तो इस आधार पे अम्लों को दो भागों में बांट दिया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तीसरा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अम्लों की भौतिक गुण में, वो क्या है? वो है कि अम्लों में संक्षारक की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी? संक्षारक की प्रवृत्ति पाई जाती है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्रवृत्ति पाई जाती है। ध्यान समझिए। अब इसका क्या मतलब? जैसे अम्लों में संक्षारक की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका क्या मतलब? संक्षारक का मतलब क्षरण कर देना। संक्षारक का मतलब क्षरण कर देना। जैसे अभी होता है, सुने होंगे आप लोग, जब अम्ल त्वचा पे गिरता है तो काट देता है, जलन होने लगती है। ये क्या है? संक्षारक। अम्ल कपड़े पे पड़ गया उसको काट देता है, कागज पे पड़ गया उसको काट देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब क्या है? संक्षारक गुण। इसको इंग्लिश में कोरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब अम्लों में संक्षारक की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात कहने का मतलब ये लकड़ी, कागज, त्वचा और क्या हो गया? कागज, इसको क्या करता है? काट देता है या नष्ट कर देता है। बात समझ आ गया? अच्छा, ध्यान में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आगे चले? चलिए भाई, अब देखिए रासायनिक गुण पढ़ना है अम्ल का। अम्ल का क्या पढ़ना है? रासायनिक गुण पढ़ना है। ये रासायनिक गुण। अब अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला गुण देख लीजिए। पहला गुण क्या है? कि अम्ल जो होता है, ध्यान से देखिए, अम्ल जो होता है ये क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण और क्या बना लेता है? जल। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए, अम्ल जो होते हैं वो क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बना लेगा। अब क्षार तो हम लोग बहुत क्षार पढ़े, क्या? ध्यान समझिए। अब अम्ल भी पढ़े, क्षार भी पढ़े, समझा रहे हैं? अम्ल में क्या ले लेंगे? HCl ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर? उसके बाद यहाँ प्लस है,
प्लस लगा देंगे। क्षार है, क्षार में ले लेंगे क्या, NaOH, क्या ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिए, अम्ल है, अम्ल में HCl ले लिए, क्षार है, क्षार में NaOH ले लिए। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? अच्छा, अब दोनों को जब मिला देंगे तो लवण और जल बनेगा। अब लवण क्या बनेगा हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जो चीज आपको मालूम ना करे पहले उसी को बना लिया करिए। जैसे जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, होता है कि नहीं होता? अब यहाँ पहले जल को अलग कर दीजिए, फिर जो बचा उसको लिख देंगे, ठीक ना? अब जल को जब अलग करोगे तो एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, ये हो जाएगा क्या, H2 होगा कि नहीं होगा? उसके बाद O यहाँ से ले लेंगे तो ये हो गया H2O, ठीक। अब बचा क्या भैया, यहाँ बच गया Na और यहाँ बच गया Cl, इसको लिख देंगे क्या, NaCl। अब यही चीज हमारा बन गया। देखिए लवण हो गया, NaCl क्या हो गया, लवण हो गया, और H2O क्या हो गया, जल। अब जहाँ ये NaCl क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट। इसका उपयोग हरदम कहाँ करते हैं, खाने वाने में करते हैं। NaCl जो आप खाना खाते हो उसमें नमक का इस्तेमाल करते हो ना, वो यही है साधारण नमक, मतलब NaCl। क्लियर? हाँ, सोडियम क्लोराइड। पहला गुण हो गया, रासायनिक गुण में पहला हो गया कि जब अम्ल क्षार के साथ अक्रिय करता है तो लवण और जल बनाता है। रिएक्शन में हमने देख लिया HCl लेकर के और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेकर के, यहाँ जल और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया या निर्माण हो गया। क्लियर? अब दूसरा गुण पढ़ेंगे। पहला गुण हो गया, ठीक। दूसरा रासायनिक गुण में दूसरा देख लेंगे। दूसरा रासायनिक गुण क्या है, ध्यान से देखिए, अम्ल सक्रिय धातुओं से, किससे, सक्रिय धातु से अवक्रिया करके क्या बनाता है? ध्यान से देखिए, अम्ल जो है वो सक्रिय धातुओं से अवक्रिया करके क्या बनाता है, पता है किसी को? नहीं पता है। अम्ल सक्रिय धातुओं से अवक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब इसमें मूलतः जो समझना था हमको, क्या समझना था कि वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लियर? ध्यान समझिए, अम्ल सक्रिय धातुओं से अवक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब समझ लीजिए सक्रिय धातु क्या क्या है। सक्रिय धातु क्या है, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब के सब क्या है, सक्रिय धातु। ये सक्रिय धातु मतलब तुरंत उत्तेजित होकर के क्रिया कर लेते हैं, तो ये सक्रिय धातु हो गया। जब यही सक्रिय धातु किससे अक्रिय करेगा, देखिए कैल्शियम हो गया, Ca कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद जिंक हो गया, और क्या हो गया, सोडियम हो गया। ये सब के सब क्या है, सक्रिय धातु है। जब ये लोग किससे अक्रिय करेंगे, अम्ल से अक्रिय करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। चलिए इसी रिएक्शन पे हम लोग देख लेते हैं। अम्ल क्या हो गया, अम्ल में ले लेंगे क्या, आप कुछ भी ले लीजिए, अम्ल में H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। उसके बाद अवक्रिया करा देते हैं किसके साथ, सक्रिय धातुओं के साथ। अब सक्रिय धातु में हमने आपको क्या क्या बताया, सोडियम बताया, कैल्शियम बताया, मैग्नीशियम बताया, जिंक बताया। अब चाहे जो ले लीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा जिंक ले लें, Zn, जिंक ले लिए Zn। क्लियर हो गया बात? अब देखिए अलग क्या, पहले अलग क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये जब अम्ल सक्रिय धातुओं से अक्रिय करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। चलिए हाइड्रोजन गैस पहले मुक्त कर लीजिए। अब हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, H2 होता है, ये H2 बाहर हो गया। देखिए ध्यान से, ये H2 बाहर हो गया तो फिर बचा क्या, Zn यहाँ बचा, यहाँ SO4 बचा, तो हम लिख देंगे क्या, ZnSO4। अब प्लस H2 निकल ही रहा था, समझा गया? अब इसको क्या पढ़ देंगे, जिंक सल्फेट पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे, जिंक सल्फेट। ये हो गया जिंक सल्फेट, उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। क्लियर? समझ लीजिए, जब अम्ल सक्रिय धातु के साथ अक्रिय करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक, जैसे यहाँ अम्ल में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, जब उसका अक्रिय करा दिए जिंक के साथ तो यहाँ से जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होने लगा, विस्थापित होने लगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ रहा है ना, बताइए।